गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? कौन से क्षेत्र में कौन से फसलों का उत्पादन होता है वहां तक देखे थे। बेसिक बेसिक नए वाला डेटा है, नए वाले डेटा मैंने बताए थे। अब यहाँ से देखिएगा, इस सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखने वाले हैं कृषि क्रांति, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। किसको बोलेंगे कृषि क्रांति? किसको बोलेंगे कृषि क्रांति? हाँ, जब कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, उत्पादन दर में वृद्धि हो, नई खोज, नई आविष्कार और नई तकनीकों का प्रयोग होने लगे और इन सभी के कारण कृषि आय, उत्पादन, इन सब में क्या हो? वृद्धि हो। वो क्या कहलाएगा? कृषि क्रांति कहलाएगा। तो सिंपल वर्ड में लिखते हैं, कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन, आविष्कार व खोज, नई तकनीकों का प्रयोग, नई तकनीकों का प्रयोग और उत्पादन में वृद्धि। अगर ये होने लगे, मतलब ये चारों आप चीज देखो, तो वही क्या कहलाएगा? जब अचानक से परिवर्तन हो। जैसे कि हम देखेंगे क्या, जब हमने रेवोल्यूशन अपनाया था 66 से लेकर 67 में, और उसके बाद एक साल हुआ, उस दौरान जो है ज्यादा वृद्धि नहीं थी। इस दौरान नॉमिनल था पिछले वाले से, लेकिन जैसे ही 67 68 में हमने यहाँ पर परिवर्तन देखा, यहाँ से यहाँ में, तो 25% हमने क्या देखा था? उत्पादन में वृद्धि देखी। कितना परसेंट? 25%। तो इस उत्पादन में वृद्धि को ही किस नाम से जाना गया फिर? क्रांति। पहले हमने क्रांति शुरू नहीं किया था, ग्रीन क्रांति या हरित क्रांति हम नहीं दिए थे। हमने देखा था कि हम अपने भारत में उत्पादन में वृद्धि करना चाहते थे। हमको नहीं पता था इतना ज्यादा उत्पादन में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। लेकिन जब इतनी ज्यादा मात्रा में वृद्धि हुआ, तो इसे भी किस नाम से जाना जाने लगा? क्रांति के नाम से, कि हमारे भारत में भी क्या हुई है? कृषि क्रांति। क्योंकि हमने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, खोज और आविष्कारों का, जैसे कि हाई उन्नत, मतलब उच्च उन्नत वाले बीजों का प्रयोग किया। दूसरा, तकनीकों का प्रयोग किया हमने, ट्यूबवेल का सहारा लिया, नई उर्वरक, क्या बोलते हैं, खाद नए प्रकार के, कीटनाशक नए प्रकार के, और जिससे क्या हुआ? हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई। उस पूरे ओवरऑल को देखकर हम क्या बोलते हैं? इसको कृषि क्रांति बोलते हैं। तो भारत में बहुत प्रकार की क्रांति हुई कृषि क्षेत्र को लेकर। उसमें से दो जो है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब आपके सिलेबस में हाईली मेंशन्ड है। कौन कौन सा? एक हरित क्रांति और दूसरा श्वेत क्रांति। एक हरित क्रांति और दूसरा श्वेत क्रांति। तो पहले मैं हरित क्रांति को डिटेल में बताता हूँ, अच्छे से समझिएगा, फिर एक एक करके पॉइंट्स को लिखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्यों बोलते हैं? अब देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें हरित क्रांति की, हरित क्रांति पूरे विश्व में हरित क्रांति का जो चलन था वो 1960 में किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। क्या किया था इन्होंने? अच्छे किस्म के, हाई वैरायटी ऑफ, हाई यील्ड वैरायटी, HYV किस्म के इन्होंने क्या किए थे? गेहूं के बीज लिए थे और इनको कहां पर उगाने की शुरुआत की? मैक्सिको। कहां पर उगाने की कोशिश की? मैक्सिको में। भारत भी इस समय बहुत तंगी से गुजर रहा था। इस समय भारत जो है दूसरा 5th ईयर प्लान चल रहा था। पहला वाला ले दे करके ठीक ठाक था। पहला वाला जो 5th ईयर प्लान था भारत का, 5th ईयर प्लान आपका कब से कब तक चला? पहला वाला 51 से 56 तक चला था। कृषि क्षेत्र को हमने प्राथमिकता दी थी। दूसरा अगर देखते हैं तो दूसरा हमने दिया था कब? 56 से 61 तक। यहां पर हमने उद्योग को बढ़ावा दिया था, उद्योग को बढ़ावा दिया था। इसी दौरान 3 जो है स्टील प्लांट भारत में स्थापित होते हैं। छत्तीसगढ़ का भी इसी दौरान था, भिलाई स्टील प्लांट। और जो तीसरा था वो तो एकदम डिजास्टर था हमारे लिए, 61 से कब? 66, 61 से 66, क्योंकि 62 में हमारा चीन के साथ लड़ाई हुआ, 65 में हम पाकिस्तान के साथ उलझे हुए थे। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस दौरान भारत में बहुत भीषण प्रकार के क्या पड़े थे? अकाल पड़े थे। अब हमको जरूरत थी हमारे लोगों को खाना खिलाने की,
और हम जब अमेरिका से सहायता लेते थे, तो वो खराब किस्म के हमको अनाज भेजते थे। जो वहाँ पर जानवरों को खिलाए जाते थे, वो हमको यहाँ पर इंसानों को खाने के लिए दिया जाता था। तो उस समय एमएस स्वामीनाथन जिनको हाल ही में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। उनके मरणोपरांत मिला है ना? अभी 2024 में। तो एमएस स्वामीनाथन ने क्या किया? थोड़ा रिसर्च किया। एमएस स्वामीनाथन और इन्होंने क्या किया? हाई यील्ड वैरायटी के कुछ बीज, उन्नत बीज क्या करिए? मंगाए। उच्च क्वालिटी के बोल सकते हैं बीज। इनको क्या किया? मंगवाया। मंगवाने के बाद कुछ जगह का चुनाव किया और जगह जो थे, कौन-कौन से थे? स्थान की बात की जाए तो जो हमारा मैदानी इलाका है उत्तर भारत का, कौन-कौन सा? अगर पंजाब से शुरुआत करें तो पंजाब से लगा हुआ कौन सा है आपका? हरियाणा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाद में पूरा लिखेंगे। पंजाब, हरियाणा, आपका यूपी और साथ में लगा हुआ क्या है? आधा बिहार। तो इन क्षेत्रों में क्या किया हमने? चुनाव किया, क्योंकि यहाँ पर क्या था? सिंचाई सुविधा आसानी से हो सकती थी। सिंचाई सुविधा आसानी से हो सकती थी। खाद यहाँ पर, खाद जिसको हम क्या बोलते हैं? उर्वरक और साथ में कीटनाशक। इन तीनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हमने क्या किया? प्रायोगिक तौर पर स्टार्टिंग में इन क्षेत्रों में प्रारंभ किया और कुछ जो क्षेत्र थे, जैसे यूपी, बिहार, बिहार में उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। पंजाब, हरियाणा इधर वाले में ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है? एमएस स्वामीनाथन ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद बताया कि भाई अगर हम उच्च क्वालिटी के बीजों को यहाँ पर उगाएंगे तो उनके लिए साथ में क्या चाहिए? सिंचाई सुविधा होनी चाहिए, ज्यादा पानी चल लगेगा। दूसरा, जो खाद होंगे पहले के मुकाबले 4 गुना खाद की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा जो होंगे, जो नए उन्नत बीज हैं, उनको जल्दी ही कीड़े लग जाएंगे। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? कीटनाशकों का भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? जब यहाँ पर तीसरा हमारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने फिर कृषि को दिया था और यहाँ पर जैसे ही फेल हुआ तो हमने क्या चालू किया? सरकार ने बोला एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं अवकाश। क्या ले लेते हैं? अवकाश ले लेते हैं। क्या लेते हैं? अवकाश, मतलब ब्रेक लेते हैं। हम एक काम करते हैं, 5th ईयर प्लान बनाते ही नहीं, ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमको संभालने के लिए समय चाहिए। एक तो हमने 2-2 युद्ध देख लिए इस दौरान में और पूरे भारत में क्या पड़ा हुआ है? अकाल। तो एक काम करते हैं, योजना अवकाश और छोटे-छोटे चीजों पर पहले फोकस करते हैं। फिर उसके बाद जब हम इस दौर से गुजर जाएंगे, फिर उसके बाद क्या लेके आएंगे? फिर से 5th ईयर प्लान लेके आएंगे। तो आपको पूछा जाता है किस दौरान हुआ था भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति? तो आपको याद रखना योजना अवकाश। अगर ऑप्शन में एक बार पूछा भी गया है और ऑप्शन में योजना अवकाश नहीं दिया था, तो उसमें क्या ले लिया गया है? तीसरा, तीसरा 3rd ईयर प्लान में ले लिया गया है, मतलब 5th ईयर प्लान में ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि विचार तो उसी समय से चल रहे थे और ऑप्शन में क्या नहीं दिया था? योजना अवकाश। तो एमएस स्वामीनाथन ने इसका प्रयोग जो है 1966 से 67 में करना चालू कर दिया। इसके थोड़े बहुत रिजल्ट भी मिले। ज्यादा अच्छा रिजल्ट कब मिला? 1 साल बाद। मैंने बताया था ना, 1 साल बाद 67 से 68 में कितना प्रतिशत का ग्रोथ मिला था? 25% का ग्रोथ मिला था। कितने परसेंट का ग्रोथ मिला था? 25% का ग्रोथ मिला था। यहां तक समझ में आया? तो बेसिक बेसिक अगर देखा जाए तो यहां तक तो हमने देख लिया कि भाई क्रांति किसे कहते हैं। दूसरा मैंने बताया कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को क्या बोला जाता है? हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। भारत उस समय बहुत संकटों से गुजर रहा था और भारत में भी इस प्रकार के रेवोल्यूशन या सीधा सीधा कहें तो हमको हमारे क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि करनी थी। तो एम एस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे उस समय के। इन्होंने अपने खोज रिसर्च से क्या किया? भारत में उच्च किस्मों के बीजों को मंगवाया। भारत में कुछ क्षेत्रों का चुनाव किया जहां मैदानी क्षेत्र है, जहां पर सिंचाई व्यवस्था अच्छे से हो सकती थी। तो पूरा बेल्ट अपना पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार सीक्वेंस में याद करेंगे तो ऐसे ही है। अब यहाँ पर क्या किया गया? इन बीजों को लगाया गया। जैसे गेहूं का बोला जाता है सोनारा और धान का बोला जाता है लार्मा। दो है, लार्मा बताऊंगा मैं। 64A और 64 किसको बोलते हैं? सोनारा को, वो पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया? अब यहाँ पर क्या है कि ये जब पूरा बैकग्राउंड में जब हो रहा था, उसी समय यूएसएआईडी के निदेशक थे, डायरेक्टर, इसका नाम पढ़ते हैं विलियम ग्लैंड। इनका बैठक हुआ था 68 में और इन्होंने ये शब्द अनाउंस किया था, कौन सा? ग्रीन रिवोल्यूशन। इससे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा था। यही थे जिन्होंने क्या दिया था? हरित क्रांति शब्द का उल्लेख किया था सबसे पहले। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले उल्लेख यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर इन्होंने पहली बार एक शीर्षक, मतलब एक अपना पत्र पढ़ा था, बोलते ना भाषण देने के लिए, और भाषण देने के लिए जो टाइटल था उसका नाम था द ग्रीन रेवोल्यूशन।
अकॉम्प्लिश एंड एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, अकॉम्प्लिश एंड एप्रीहेंशन। इसी में इन्होंने पहली बार क्या किया था, ग्रीन शब्द का प्रयोग किया था। हरित क्रांति, मतलब नॉर्मल बोल लोग पहले ही चालू कर चुके थे, भारत में भी चालू हो चुका था, लेकिन ये जो शब्द था 1968 में विलियम ग्लैंड के द्वारा क्या किया गया, प्रयोग किया गया। यहां तक समझ में आया? अब इसमें आपने देख लिया क्या कि इस प्रकार के बीजों में कुछ विशेषताएं थी। पहला आपने देखा, सिंचाई सुविधा बहुत चाहिए, तो जगह जगह हमको ट्यूबवेल बनाने पड़े। क्यों? ट्यूबवेल मतलब अपना कुआं। क्या बनाना पड़ा? कुआं बनाना पड़ा, क्योंकि उस समय पानी की सुविधा थी नहीं कि हम वहां पर क्या कर पाए, बोर, टंकी बना पाए, पानी पहुंचा पाए, तो नहीं कर पाए। दूसरा, खाद या उर्वरक की मात्रा बहुत ज्यादा लग रही थी। तीसरा मैंने बताया कीटनाशक, तीसरा बताया कीटनाशक। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़े तो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या बोला गया कि भाई आप कृषि करो, हम आपको क्या देंगे, फंड देंगे। तो उस समय बैंकों की भी उतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी, तो धीरे धीरे बैंकिंग सुविधा बनाई गई और एक गारंटी दिया गया। क्या गारंटी दिया गया कि आप अगर फसल उगाओगे तो उसको हम खरीदेंगे और जितने में बोलेंगे स्टार्टिंग में उतने में ही खरीदेंगे। क्या बोलते हैं उसको? एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। 67 68 में ही स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा ना, 66 67 में, क्योंकि इसी समय आप देखते हो सीएसीपी, सीएसीपी की स्थापना 1965 में होती है और यही क्या करता है, 24 प्रकार के फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्तुत करता है। 1966-67 में इसके द्वारा क्या किया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया। पूरे एक सीक्वेंस पे लिखे, पहले सुनते जाओ, मैं पूरा लिख पाऊंगा सीक्वेंस में, पहले एक बार सुन लीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी सुविधा हुई तो हमको लाभ क्या क्या मिलेगा। आय में वृद्धि हुई, फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। पता है, मतलब कुल मिलाकर भारत की आजादी से पहले से बाद तक 175% की वृद्धि हुई। 175% मतलब बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा। हम पूरे भारत में जो जनसंख्या में लोग थे वो ज्यादातर अब फसल की ओर दौड़ने लग गए, तो कृषि क्षेत्र में भी बढ़ावा होने लगा। कृषि क्षेत्र में क्या होने लगा, बढ़ावा। जो कृषक थे उनके आय में वृद्धि हुई। अब जो किसान बनना जो है अभिशाप नहीं माना जाता था, अच्छा माना जाता था। आज के समय तो बहुत अच्छा है, आज के समय में तो बहुत अच्छा है ना। जिनके पास खेती है, जिनके पास खेती हो रही है, जो किसान है, वो सबसे समृद्ध माने जा सकते हैं अभी अभी के दौर में। 10 साल 15 साल 20 साल पहले की बात अलग थी, आज तो और समृद्ध है। तो यहां तक हमने देखा, लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी आपके सामने आएंगी। जैसे कि क्या, यही जो सामने लिखा हुआ यही समस्या रहेगी। पहले ये केवल स्थान विशेष के लिए था, बाकी सभी जगह में नहीं था। क्षेत्र विशेष में आय की असमानता होने लगी, मतलब उत्तर भारत में लोग किसान कमाने लगे, दक्षिण भारत में इसका प्रभाव था ही नहीं। फिर उसके बाद कहूं तो सभी फसलों के लिए था क्या ये? नहीं, इसमें मेनली क्या था, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, गेहूं, ये चार पांच अनाजों के लिए ही था। फिर उसके बाद सिंचाई इतनी ज्यादा होने लगी कि हमारी भूमिगत जल कम होने लगी, क्योंकि ये क्या बना रहे थे, हम ट्यूबवेल बना रहे थे। फिर उसके बाद क्या, खाद। अब खाद के लिए क्या, रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा। जब अभी क्या बोलते हैं, जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, पहले क्या होता था, रासायनिक खाद बनता था, फर्टिलाइजर। फिर उसके बाद क्या बन गया, कीटनाशक। अब कीटनाशक जितना ज्यादा प्रयोग होगा उतना ज्यादा ही सब्जी में क्या रहेगा, केमिकल रहेगा, खाएंगे बीमार पड़ेंगे, कैंसर कॉजेज ज्यादा बढ़ गए भारत में। फिर अब कैंसर ज्यादा होने लग गया। इसके अलावा जैसे कृषि क्षेत्र हम पढ़ते हैं, तो कृषि क्षेत्र इकोनॉमी में पढ़ते हैं, कृषि क्षेत्र चार चीजों से मिलकर बनता है कृषि क्षेत्र। तो एक तरफ आप देखते हैं क्या, फसल होता है, वन होता है, मत्स्य पालन होता है, पशुपालन होता है। तो हमारे भारत में पहले क्या चालू हुआ, कृषि। तो ये जो फसल है, केवल लोग फसल की ओर भागने लग गए। कौन सा क्षेत्र कम हो गया, ये वानिकी कम हो गया, पशुपालन कम हो गया, मत्स्य पालन कम हो गया। केवल वृद्धि हुई तो किसमें वृद्धि हुई, कृषि में वृद्धि, फसल में वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र धीरे धीरे क्या करने लगा, डाउन करने लगा। केवल बढ़ने लगा क्या, फसल। बाकी इन इन चीजों में ज्यादा ग्रोथ तो हुआ नहीं। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव ही हुआ। कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र में चारों शामिल है, फसल में ही वृद्धि हुई, बाकी तो डूबने लगा। यहीं से हुई प्रचंड बेरोजगारी। अब यहाँ पर जो लोग नहीं थे वो लोग कृषि कार्य में जाने लग गए। पहले 5 लोगों की जरूरत होती थी, लेकिन अब 10 लोग आ गए काम करने के लिए। तो आप क्या बोलते हो कि अगर जहां 2 लोग की जरूरत है 3 लोग काम करें, मतलब एक का पैसा क्या है, ज्यादा लग रहा है, या एक तो बिना मतलब का कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, प्रचंड बेरोजगारी, जिसकी उत्पादकता क्या होती है, जीरो। मतलब जो काम 2 लोग कर रहे हैं वहां पर 4 लोग मिलके कर रहे हैं, तो वो वहां पर 2 लोग का जो उत्पादकता का कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, जीरो। तो इस प्रकार के परिवर्तन आए भारत में, समझ में आया? तो यहां से जो अब तक प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न पूछा गया है क्या कि कब चालू हुआ, 67।
मतलब कब चालू हुआ? तो योजना अवकाश के दौरान। कौन है जनक? तो स्वामीनाथन है। विश्व में कौन है? बोरलॉग है। पूरे विश्व में हरित क्रांति शब्द का प्रयोगकर्ता कौन है? विलियम ग्लैंड। विलियम कौन है? ग्लैंड। फिर उसके बाद क्या देखते हैं आगे कि किस प्रकार के अनाजों के लिए, मतलब किसको सर्वाधिक लाभ मिला था? तो गेहूं को। उत्तर भारत के ये 4 राज्य हैं जहां पर क्या हुआ था? ज्यादा आय में वृद्धि हुई थी, ज्यादा लाभ हुआ था। कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी अधिकतम? तो 175% की वृद्धि देखी गई थी जब ये पहला सफल हुआ था। और पहला जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3। पहला बोला जाता है क्या? 10 साल के लिए चला था, 67 से 60 हाँ, 3 तक हुआ था, 67 से 80 तक हुआ। 67 से 80 तक हुआ, फिर 80 से आपका 85 तक हुआ 5 साल के लिए, फिर उसके बाद 96 तक हुआ था 15 साल के लिए, और फिर उसके बाद 95 से लेकर आज तक बोला जाता है कि अभी भी क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है। लेकिन 2005-6 में इसमें बदलाव हुआ कि हाँ, हम ग्रीन रेवोल्यूशन तो चलाएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे थे, उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण को भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर भूमिगत जल कम हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, खाद ज्यादा यूज कर रहे थे, फिर यहाँ पर क्या यूज कर रहे थे, कीटनाशक। तो अब यहाँ से क्या होता है, 2005-6 में जब उस समय प्रधानमंत्री थे आपके कौन, मनमोहन सिंह जी, और राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को बोला जाता है इसके प्रणेता, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में ये बोला गया कि हमको पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना है। सबसे पहला याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि दूसरे में क्या किया गया है, तो सबसे पहले पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दूसरा ये बोला गया कि पहला वाला क्या था, उत्पादकता बढ़ाना था। तो यहाँ पर क्या है, उसके सुरक्षा और भंडारण की भी जिम्मेदारी रखनी है, उसके भंडारण और उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी रखनी है। पहले हमने ट्यूबवेल चालू किया था, जहां पर क्या था, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी अपन वेस्ट करते थे, तो यहाँ पर स्प्रिंकल और ड्रॉप सिस्टम लाया गया। सुनते हैं ना, अभी तो हम पढ़ते हैं फिर स्प्रिंकल सुविधा, ड्रॉप सुविधा, ड्रिप सिंचाई, ये सब सुनते हैं, समझ में आया? तो ये सब किया गया, और यहाँ पर बोला गया कि भाई ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ आय और रोजगार में भी क्या करना है, वृद्धि करना है। समझ में आया? और एक तरफ जब कृषि क्षेत्र में बढ़ावा होगा तो उसके लिए उद्योग भी बढ़ेंगे फिर, और उद्योग के लिए क्या हुआ, मतलब कृषि क्षेत्र में बढ़ावे के साथ साथ लोगों ने क्या किया, फिर पशुपालन की ओर भी ध्यान देना शुरू किया इस वाले में। क्योंकि आप सुनते हो क्या, दिल्ली और नोएडा वाले क्षेत्र में पराली चलता था। हम जहां पर गायों को हम क्या बोलते हैं, पैरा खिला देते हैं, लेकिन वहां क्या करते हैं, खेतों में ही जला देते हैं, जिससे क्या होता है, समय बच जाता है उनका, अगला खेती करने का समय उनके पास नहीं होता, तो वो पूरा जला देते हैं, और वो पूरा पॉल्यूशन कहाँ जाता है, फिर दिल्ली। तो दिल्ली वाले क्या बोल रहे थे सीएम कि इनके ऊपर जुर्माना लगवाएंगे पराली जलाने पर, तो उसका एक सिस्टम होना चाहिए, इसको कैसे वेस्ट करें। चलो लिखते हैं फिर, यहां तक समझ में आया जो मोटा मोटा मैं बताया। अब यहां से देखते हैं क्या, विश्व में हरित क्रांति, दोनों ध्यान रखना है। अगर मान लो योजना अवकाश दिया है तो योजना अवकाश लेंगे, अगर योजना अवकाश नहीं है ऑप्शन में तो तीसरा पंचवर्षीय लेना है। पूछा गया है ना, क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगर मान लो योजना अवकाश नहीं देगा तो आपको क्या लेना है, तीसरा पंचवर्षीय, क्योंकि उस पर विचार होना तो पहले ही चालू हो चुका था तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान। तभी तो हमने लिखा ना 66 से 67, ठीक है। लेकिन अगर पूरी तरीके से अप्लाई बोला जाता है तो योजना अवकाश ही है। यहां देखें विश्व में, तो पहला पॉइंट क्या है, 1960 कहां, मैक्सिको। जनक कौन कहलाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग क्या कहलाते हैं, हरित क्रांति के जनक। किसके लिए था, तो गेहूं उत्पादन के लिए था, गेहूं उत्पादन। इसमें इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, दूसरा, हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, विलियम क्लैंड। क्लैंड कौन थे ये, तो निदेशक थे कहां के, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये पूरा फुल फॉर्म है, याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, आपको याद रखना है। और ये शब्द को प्रयोग कब किया गया था, 1968 में।
बस ये याद रखिएगा। चालू पहले हो चुका था लेकिन शब्द नहीं दिया गया था। नोट्स मिल जाएगा ना? लिसा, नोट्स मिल जाएगा। हो गया? जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था, अभी लाइव क्लास में ही पूछ रहे हैं नोट्स के बारे में। तो मैं नोट्स तब दूँगा जब जैसे मैंने पहले कहा पहला यूनिट मैं पढ़ा दूँगा और उसके बाद आपको एक प्रॉपर प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा और उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है? उस यूनिट में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी डालनी होगी, नोट्स में मैं डाल दूँगा। जब रिवीजन करेंगे तो वो पूरा एक ही साथ पूरा एक क्लास में 1.5 घंटे में हम लोग पूरा 1 यूनिट को रिवीजन कर लेंगे। हो सकता है 1 यूनिट को खत्म करने में अपने को 5-6 क्लास लग जाए, 7 क्लास लग जाए, लेकिन जब रिवीजन करेंगे तो हार्ड कॉपी आपके पास होगा। जो लेटेस्ट मटेरियल रहेंगे साथ में उसमें एमसीक्यू भी रहेंगे, तो वो सब उसी में मिल जाएगा फिर आपको। ठीक है? अब लिखिएगा भारत में भारत में हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति याद रखिएगा कब? 66 से 67 में आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा इसके जनक के रूप में बात करूं तो कौन? एमएस स्वामीनाथन। कृषि वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक। दूसरा याद रखिएगा समय। समय मैंने कहा कि 66 से 67 का दौर आपको याद रखना है। तो ऑप्शन में क्या देगा? या तो योजना अवकाश देगा, योजना अवकाश, या इसको क्या बोलेगा? थर्ड पंचवर्षीय योजना। थर्ड पंचवर्षीय योजना। इस समय का इस समय के प्रमुख प्रमुख व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, छोटे मोटे प्रश्न, कृषि मंत्री। कौन कौन थे प्राइम मिनिस्टर उस समय? यहाँ यहाँ इस समय वो तो बाद में है सेकंड वाले में। इस समय गांधी परिवार ही थे। कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी। हो सकता है भूले भटके पूछ दे। प्रेसिडेंट हमारे वो शिक्षक दिवस जो मनाते हैं। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कृषि मंत्री थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। कृषि मंत्री और भी रहेंगे लेकिन इतना ही 3 याद रखेगा, ये भी एक्स्ट्रा है, पूछना नहीं चाहिए। आपको जो पूछेगा ऊपर तक ही पूछेगा। इसके चरण याद रखेगा। सिक्सटी सिक्स 67 से 80 तक। दूसरा 1980 से 96 तक। और 96 से बोला जाता है वर्तमान तक। 96 से वर्तमान तक। हो गया? फिर लिखिएगा प्रमुख विशेषताएं। भारत में हरित क्रांति के प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं पहले लिखिएगा
उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग या अधिक उपज देने वाले अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, इसी को बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज। इसी को बोल देते हैं शॉर्ट में HYV। HYV। तो आपको ना कभी-कभी ना ये नहीं लिख के देगा, ये बोलेगा HYV किस्म के बीज करके दे देगा। HYV बीज करके दे देगा। तो आप गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा ये सब रहेगा। अभी सबके नाम लिखेंगे और उनका उत्पादन क्रम भी लिखेंगे, किसको ज़्यादा लाभ मिला था करके। दूसरा लिख सकते हैं उर्वरकों का प्रयोग या खाद का प्रयोग। जो यहाँ पर खाद का जो प्रयोग हुआ था वो कितना गुना हुआ था? 4 गुना। जो हम सामान्य फसलों में जो प्रयोग करते हैं उसका कितना गुना? 4 गुना हमने प्रयोग किया था। फिर सिंचाई सुविधा, सिंचाई का विस्तार, और सिंचाई में अगर विस्तार हुआ भी तो किसका हुआ? क्या ही था हमारे पास? सिंचाई विस्तार। तो हमने क्या किया? ट्यूबवेल ही खोला, मतलब कुआं। और कुआं जब ज्यादा खोला, जितने ज्यादा कुएं हुए तो उससे क्या हुआ फिर? भू स्तर का जो भूमिगत जल था उसका स्तर क्या होने लगा? लगातार कम। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए दूर दराज के क्षेत्रों में आज भी क्या है? कुएं। छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है 4 मेन एनटीपीसी करके पड़ते हैं, नहर, तालाब, कुआं, पौंड, ऐसे करके। तो आप क्या देखते हो? लास्ट में कुआं ही है। अभी भी दंतेवाड़ा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुआं आधारित कृषि होती है, आज भी होता है। और उस समय सोचो, उस समय तो नहर भी नहीं बनाए थे हमने, नहर की सुविधा नहीं थी, हमने बैरिकेड नहीं बनाए थे, हमने क्या नहीं किया था, डैम नहीं बनाए थे, स्टॉप डैम नहीं बनाया था। तो उस समय जो सुविधा मिल सकती थी वो कहाँ से मिल सकती थी? इसी से मिल सकती थी। तो हमने क्या किया, किसानों को फिर बाद में इसको पूर्ति करने के लिए हमने वाटर शेड बनाया है। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग आगे चलकर वाटर शेड करके। तो वाटर शेड में क्या करते हैं, जो वर्षा का पानी जो आता है उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और स्टोर करके हम क्या करेंगे? जो हमने निकाला है उसको क्या करेंगे? नीचे डालेंगे। समझ में? तो वाटर शेड कार्यक्रम होगा जब आप आर्थिक सर्वेक्षण वाला हिस्सा बताऊंगा, इसमें से जो योजनाएं हैं वहां पर हम उसको कवर करेंगे। आगे लिखेगा कीटनाशकों का प्रयोग। कीटनाशकों का प्रयोग, और उसमें भी क्या होने लगा? अधिक। कीटनाशकों के प्रयोग में अत्यधिक क्या हुई? वृद्धि हुई। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग होने लगा। जैसे कि यहीं पर क्या पढ़ेंगे? हार्वेस्टर मशीन, हार्वेस्टर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एक दो है ना, थ्रेसर मशीन, ट्रैक्टर, सही है, समय बचाने के लिए ट्रैक्टर हो गया, क्योंकि उस समय भी क्या था? बैल, उसके माध्यम से होता था। थ्रेसर, थ्रेसर मशीन, इनका प्रयोग होता था, होना चालू हुआ। फिर आगे लिखेगा बहुफसल। बहुफसलों में इसका प्रयोग किया गया, लेकिन लाभ केवल दो ही। तो बहुफसलों में याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ था वो किसको हुआ था? गेहूं को। फिर उसके बाद धान को। फिर उसके बाद मक्का। फिर ज्वार। फिर बाजरा। ये सीक्वेंस भी याद रखेगा, ज्वार और बाजरा। तो इन सभी फसलों के लिए था। तो मतलब 4 से 5 फसलों के लिए बस इसको क्या किया गया? प्रयोग किया गया था, या ज्यादा प्रयोग हो पाया। सबसे ज्यादा लाभ जिसको हो पाया वो किसको हो पाया? गेहूं को हो पाया था। तो बहुफसलों में क्या होने लगा? उत्पादन होने लगा। और लिखेगा ग्रामीण विद्युतीकरण का सुझाव।
क्योंकि क्यों जरूरत होगा? अगर कुआं बनेगा तो लगातार उससे पानी निकालते रहेंगे क्या? नहीं। क्या लगा देंगे? डायरेक्ट मोटर लगा देंगे और मोटर तभी काम करेगा जब वहां पर बिजली हो, तभी तो इसका लाभ हो पाएगा। नहीं तो क्या ही मतलब इतना सब कुछ खर्चा करने का। और इसके अलावा ये भी रहेगा कि किसान को प्रॉपर 1 से 2 घंटे का बिजली मुफ्त मिलता था इसी दौरान से। फिर उसके बाद क्या हुआ? फ्री मिलने लग गया बिजली। फिर उसके बाद जब पंप आए तो उसमें बोला गया 3 एचपी तक 6000 यूनिट देंगे और 3 से 5 एचपी तक क्या देंगे? 7000 7500 यूनिट क्या देंगे? फ्री देंगे। कुछ ऐसा पढ़ेंगे अभी चलकर। आपने पहले तैयारी में ये सब पढ़ा होगा। 3 एचपी तक फिर 5 3 से 5 एचपी तक ये पढ़े हैं ना? तो वो सब कुछ मिलने लगेगा। आगे लिखिएगा, फसलों की कीमत का निर्धारण करना। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एमएसपी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये भी आपका याद रखेगा 66 67 में ही प्रारंभ हुआ है। कब प्रारंभ हुआ है? 66 67 में होना ही प्रारंभ हुआ है। फिर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। ऋण सुविधा क्या कराना? उपलब्ध कराना। तो ये सारी क्या है? प्रमुख विशेषताएं हैं। ये सारी की सारी क्या है? प्रमुख विशेषताएं। ये सारी की सारी प्रमुख विशेषताएं हैं। हो गया? अब लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा लाभ। लिख लिए क्या? हरित क्रांति से होने वाले लाभ। हरित क्रांति के लाभ। अब सोचो क्या क्या लाभ हो सकता है। जितने भी पॉजिटिव पॉइंट आए, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो मैं बताऊंगा। आय में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 175% की। तो सबसे पहले लिखिएगा कृषि उत्पादन में वृद्धि लगभग 175% की वृद्धि हुई। दूसरा, किसानों किसानों की आय में वृद्धि। किसानों के आय में वृद्धि हुई। फिर लिखिएगा लाभ को पुनर्निवेश किया गया। लाभ का पुनर्निवेश। क्या बात कर रहे हैं? पहले किसानों को कम लाभ होता था, केवल अपनी रोजी रोटी चला सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ? जब उनको उत्पादन में वृद्धि होगी तो वो वही जो ज्यादा लाभ होगा, वो ज्यादा लाभ को क्या करेंगे फिर? वापस से, मतलब जैसे 1 एकड़ में उगाते थे तो अब क्या करेंगे? 2 एकड़ में उगाएंगे और किसी सहायक प्रकार का फसल लगाएंगे। जैसे कि याद होगा छत्तीसगढ़ में जब किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना जब शुरू हुआ और जो 2500 रुपए प्रदान होना था, तो जब पहला किस्त आया तो यहाँ के किसान क्या किए? किसान देखो, दो चीज हुआ ना। दो चीज हुआ था, जब जब कांग्रेस सरकार आई थी तो दो चीज हुआ था। पहला ये हुआ था कि कृषि ऋण की माफी, पहला। दूसरा हुआ था क्या? पैसे मिले थे ज्यादा, लगभग 1700 1800 के आसपास एमएसपी के थ्रू मिलता था और प्लस 2500 मिलना था, मतलब जो जो डिफरेंस अमाउंट था वो मिलना। तो सब के सब कार खरीदे थे उस समय। मतलब गांव गांव में जो किसान चाहता था वो किया। और उस समय छत्तीसगढ़ में जब पूरे प्रदेश में मंदी था तो केवल किसान थे जो गाड़ी खरीदे थे। सुना है आपने ऐसा? मतलब अगर खुशहाल जो थे लॉकडाउन के बाद, क्योंकि उस समय मंदी का दौर था, तो खुशहाल अगर कोई थे तो वो कौन थे? किसान थे। मतलब किसान सच में अब राजा के रूप में है। बोलते थे ना, किसान पहले राजा हुआ करते थे, वापस से राजा बन गए हैं। आगे लिखिएगा, तो लाभ का पुनर्निवेश क्या हुआ? निवेश प्रारंभ हुआ। फिर अब जब कृषि उत्पादक बढ़ेंगे, धीरे धीरे इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगा। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर फसलों का उत्पादन होगा तो मैंने क्या बताया यहाँ पर?
कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि केवल उत्तर भारत में ज़्यादा हुआ, तो इसका कहीं न कहीं वात आवागमन में भी फ़ायदा होगा, कैसे? यहाँ के अनाज कहाँ जाएँगे? दक्षिण भारत में और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इसी दौरान और सोचिएगा कि एक हिस्से से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग क्या कैसे बढ़ावा मिलेगा? पहले हम क्या थे? आयात पर निर्भर थे। अगर यहाँ पर कोई उद्योग रहा होगा, जैसे कपास के लिए और भी हम जो रॉ मटेरियल बनाते हैं कृषि के थ्रू, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कपास हो गया और नकदी फसल उगाते हैं ना, गन्ना हो गया। जैसे मान लेते हैं गन्ना, अब यहाँ पर भारत में शक्कर और गुड़ बनाना है, तो हम ब्राज़ील से इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? ब्राज़ील से और वो हमको महँगा पड़ता था। यहाँ लाके फिर भारत सरकार को टैक्स भी देना है। भारत सरकार को क्या देना है? टैक्स भी देना है। तो अब पहले के मुकाबले भारत में ही गन्ना अगर उग रहा है, तो उसके हिसाब से क्या होगा? भारत में स्थानीय उद्योगों को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। आगे लिखिएगा। रोज़गार में वृद्धि हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। किसानों की विचारधारा में परिवर्तन आया। किसानों की विचारधारा में परिवर्तन आया। यहाँ पर आपने देख लिया लाभ और उसी लाभ को आप हानि में कन्वर्ट करो। हानि में क्या कर सकते हैं? बेसिक बेसिक जो आपने पढ़ा है, जहाँ पर सिंचाई सुविधा नहीं है, वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या? पहला देखो, एक तो सीमित फसलों पर इसका प्रयोग किया गया, गिन के बता सकते हैं 5 है भाई, है ना? सभी फसलों पर कर सकते हैं क्या? नहीं, पहला। दूसरा ये है सीमित क्षेत्र, सीमित फसल, सीमित क्षेत्र और जहाँ पर ये सफल हुआ, वहाँ पर आय की समानता क्या हुई? असमानता हुई कि भाई उसके आस-पड़ोस के राज्य क्या हो गए? निर्धन और वो वाले क्या हो रहे थे? और अमीर। और क्या होगा? कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से लोग बीमार पड़ने लग गए। फिर फर्टिलाइज़र वो भी था, अत्यधिक हाँ, भूमि की जो उर्वरता थी वो कम हो गई, क्योंकि आप लगातार उसमें क्या कर रहे हो? कीटनाशक प्रयोग कर रहे हो। फिर उसके अलावा कृषि क्षेत्र में फसल, वानिकी, पशुपालन और क्या था आपका? मत्स्य। इसमें केवल और केवल किसको बढ़ावा मिला? फसल को बढ़ावा मिला, फसल उत्पादन को ही बढ़ावा मिला, जिससे कृषि क्षेत्र क्या हुआ? नकारात्मक चले गया। कृषि क्षेत्र क्या हुआ? नकारात्मकता की ओर बढ़ा। मतलब कहीं न कहीं उसका प्रभाव कहाँ पर दिखाई देगा? जहाँ पर हम बोल रहे थे सुधार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका क्या हो रहा है? बैकग्राउंड में नीचे जा रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे? सीमित फसलों पर प्रयोग हुआ। सीमित फसलों पर प्रयोग, सीमित क्षेत्र, फिर आय में असमानता। जैसे आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में किसानों को अभी कितना प्रति एकड़ में बोल प्रति क्विंटल कितना पैसा मिलता है? 3100। तो जब यहाँ पर धान खरीदी चलता है तो पूरे बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं। हर एक गाड़ी को चेक किया जाता है कि बाहर से धान तो नहीं आ रहे हैं। ताकि यहाँ के किसान क्या करते हैं, बाहर से सस्ते में खरीदते हैं और जो किसान नहीं होता, वो किसान के रूप में अपने आप को रजिस्टर करता है और क्या करता है, बाहर से जो सस्ते में धान खरीदता है और यहाँ पर महंगे में बेचता है। ताकि ऐसी व्यवस्था रुक जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, निगरानी रखी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, आय में असमानता। अब मान लो कोई बाहर वाला है, मान लो उड़ीसा वाला है, सबसे ज्यादा उड़ीसा बॉर्डर से इधर होता है, तो मान लो कोई उड़ीसा वाला कोई व्यापारी है, कृषक है, वो बोलेगा यार मैं तुमको 1800 में दिलवा देता हूँ यहाँ से, तो वहाँ 3100 में बेच देना। और वो वहां पर किसी किसान से और सस्ते में खरीदेगा, क्योंकि वहां पर तो ऐसा सिस्टम चल नहीं रहा है। तो वो क्या हो रहा है, आय में असमानता, कि एक राज्य जो हो रहा है अमीर हो रहा है, मतलब किसान अमीर हो रहे हैं और दूसरा राज्य क्या है, गरीब है अभी भी। आगे देखिएगा। फिर क्या पढ़े थे अभी, भूमि या भूमि की उर्वरता।
में कमी, फिर भूजल स्तर, ये भी क्या हो रहा था, कमी, फिर एक हिसाब से बेरोजगारी में वृद्धि, एक तरफ मैंने लिखा है बेरोजगारी मिल रही है, रोजगार में वृद्धि, लेकिन एक तरफ क्या लिख रहा हूं मैं, बेरोजगारी में, तो कौन से प्रकार की, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी मिल तो रहा है, जो लोग पशुपालन करते थे, क्या करते थे, वानिकी, वन से कुछ पौधे उगाते थे, फिर इसके अलावा मत्स्य पालन करते थे, वो अब सोचने लगे भाई कृषि में तो ज्यादा लाभ है, चलो किसान कृषि कार्य में चलते हैं, तो 5 लोग की जगह आप 10 लोग काम करें, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कितनी उतनी है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि बेरोजगारी तो अभी भी क्या है, बढ़ी है। और क्या देख सकते हैं, कीटनाशकों के प्रयोग से क्या हुआ, कीटनाशक और केमिकल ट्रीटेड क्या है, और खाद, रासायनिक खादों के कारण क्या हुआ, बीमारी बढ़ी, और इसी बीमारी में सबसे बुरा जो था वो क्या था, कैंसर, सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस इसी समय आए। तो आजकल क्या बोला जाता है, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जैविक अब इसके लिए भी क्या मिलता है, जैसे आप बोलो कि भाई ये पूरा ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है, उसके लिए आप ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो, यही हो रहा है ना। पहले केवल हमको उत्पादन में चाहिए था, लेकिन अब क्या है, तो याद रखिएगा अब ऑर्गेनिक की ओर बढ़े, तो सेकंड वाला जब आता है रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वहां पर हम ग्रीन हरित क्रांति की ओर बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, हरित क्रांति की ओर। यहां तक समझ में आया क्या, ठीक। अब आप लोग क्या क्या सुझाव दे सकते हो, भाई हानि तो आपको समझ में आ रहा है, तो अब क्या करें, सभी प्रकार के फसलों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, विस्तार करना चाहिए इसका, और विस्तार करना चाहिए तो उसके लिए सिंचाई सुविधा अब हमारे पास क्या है, उपलब्ध है। बहुत सारे कार्यक्रम चले थे, नदी जोड़ो, अमृत धारा चला है ना योजना। फिर उसके बाद क्या है, भूमि की उर्वरता में कमी आ रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, फसल में बार बार क्या करना, फसल चक्रण जिसको बोलते हैं, ताकि मिट्टी की उर्वरता क्षमता क्या रहे, बनी रहे। फिर उसके बाद क्या है, भूमि जल स्तर को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वाटर शेड का, है ना, एक तो पहले ये है वाटर शेड, ये पढ़ेंगे हम लोग ना आगे, वाटर शेड का निर्माण करना चाहिए। और वाटर शेड मतलब क्या है, कि जितने भी वर्षा के द्वारा पानी आता है, बहता है कहीं पर, तो उसको क्या किया जाए, एक जगह स्टोर किया जाए, और वो स्टोर होकर क्या होगा, धीरे धीरे छतकर कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। दूसरा और कि भाई ट्यूबवेल के स्थान पर अब किसका, स्प्रिंकल ड्रॉप सिस्टम, इसका स्प्रिंकल मतलब क्या है, वो समय समय पर आप वो देखते हैं घूमता है और पानी फेंकता है, कम अमाउंट में पानी जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ड्रॉप सिस्टम, कि वो बूंद बूंद करके, वो पूरा पाइप रहेगा, पाइप में क्या रहेगा, छेद रहेगा, वो अपने हिसाब से एक पानी अमाउंट जाता रहेगा, और हर एक छेद से पानी जितना अमाउंट में लगे उतना जाते रहेगा, तो वो ड्रिप सिस्टम लगाओ। बेरोजगारी दर में वृद्धि, तो इसके साथ साथ जो कृषि के अन्य क्षेत्र हैं, जैसे कि पशुपालन, पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य है, इसमें भी क्या हो, सरकार को योजना बनाने की जरूरत है। जैसे कि आया कौन सा आपका, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति में लोग क्या करने लगे, कृषि कृषि को मुख्य बना लिया, और पशुपालन को सहायक बिजनेस बना लिया, सहायक व्यवसाय बना लिया, कि भाई यहाँ से तो आता है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा। दूसरा क्या, कीटनाशक और खाद के प्रयोग के स्थान पर क्या किया जाए, जैविक खाद का प्रयोग किया जाए, कीटनाशक रहित क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए। तो ये सारा क्या होंगे, सुझाव। तो आप लोग सुझाव लिख लेंगे मेरे ख्याल से, सुझाव से उतना प्रश्न नहीं आएगा, सीधा सीधा आएगा, तो एक हेडिंग बनाकर लिख लीजिएगा, प्रमुख सुझाव लिखेगा, हरित क्रांति के स्थायित्व के लिए सुझाव। हरित क्रांति के स्थायित्व हेतु सुझाव, जो आपने नेगेटिव लिखा है हानि, वहीं से, जैसे पहले क्या लिखा है, सीमित क्षेत्र, तो व्यापक क्षेत्र में इसका विस्तार किया जाए, तो जो नेगेटिव है वहीं से आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। फिर उसके बाद क्या लिखे थे पॉइंट आप, कि आय में असमानता, हाँ सीमित क्षेत्र था, सीमित फसल था, तो अन्य फसलों में इसका प्रयोग हो,
फिर आय में असमानता को क्या किया जाए, कम किया जाए। आप ये भी पढ़ते हो भूमि परीक्षण, आपने देखा होगा ना, मोबाइल लैब, भूमि परीक्षण के लिए मोबाइल लैब की सुविधा है, ताकि उर्वरता कितनी बनी हुई है, किस चीज की कमी है। तो उर्वरता क्षमता को बनाने के लिए भूमि परीक्षण कार्यक्रम और है भी भारत में भूमि परीक्षण, तो वो सब आप लोग लिखेंगे ना, वो पॉइंट लिख लेंगे। इसके आगे हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन में। पहले ग्रीन रिवोल्यूशन में इतना ही है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी पेज से आएगा, इस पेज से आएगा और यहां से आएगा। लिखिएगा द्वितीय हरित, भारत में द्वितीय हरित क्रांति। भारत में द्वितीय हरित क्रांति, समय याद रखिएगा 2005 से लेकर 6, 2006, 2006 मेन ले सकते हैं, क्योंकि इसी समय क्या है, अब्दुल कलाम जी ने, ये होता है सुना होगा, विज्ञान कांग्रेस की बैठक, विज्ञान कांग्रेस की बैठक, ऐसा कुछ सुना है आपने टर्म? करंट अफेयर में देखना, अभी मेरे ख्याल से 112वां या 13वां होने वाला है, ठीक। तो वहां पर क्या हुआ था, उस बैठक में एपीजे अब्दुल कलाम ने इसके बारे में उल्लेख किया था, तो याद रखना एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को द्वितीय हरित क्रांति का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। और इन दोनों में से एक अगर डेट पूछा जाए तो 2006 ही लेना, क्या लेंगे, 2006। हो गया। अब यहां पर उद्देश्य क्या था, केवल कृषि में उत्पादकता बढ़ाना नहीं था, ओवरऑल डेवलपमेंट था, समावेशी विकास करना। तो 2-3 पॉइंट लिखा रहा हूं, समावेशी विकास करना, करना मतलब, समावेशी विकास का मतलब है कृषि क्षेत्र। अब कृषि क्षेत्र में क्या क्या शामिल है आपका, फसल भी शामिल है, वानिकी भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है, और मत्स्य भी। इसके अलावा पर्यावरण को भी देखना है, तो याद रखना पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। तो एक बार प्रश्न पूछा गया है, एक बार क्या है, प्रश्न पूछा गया है, और ऐसे ही 4-5 ऑप्शन था, सब पॉजिटिव था, लेकिन उसमें से जो लिया गया है वो क्या है, पर्यावरण के प्रति क्या कराना, जागरूकता बढ़ाना। अभी हम डिफरेंस भी देखेंगे, पहले में और दूसरे में क्या था। फिर लिखिएगा अधिक उत्पादकता एवं गुणवत्ता के बीजों का विकास करना, गुणवत्तापूर्ण बीजों का प्रयोग करना, प्रयोग करना। फिर ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा क्या, कि पर्यावरण प्रभाव को कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनना, तो जलवायु को भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये तो हो ही गया पर्यावरण के प्रति जागरूकता। तो आप इतने पॉइंट याद रखेगा, इतने पॉइंट क्या करना है, याद रखना है। अब लिखिएगा पहले और दूसरे में कौन से प्रकार का अंतर था, पहले और दूसरे हरित क्रांति में कौन से प्रकार का अंतर था। प्रथम और द्वितीय हरित क्रांति में अंतर,
हरित क्रांति पहला और दूसरा। जनक मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, समय बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या था लक्ष्य, वो यहाँ पर लिखेंगे इसका, और क्या क्या उद्देश्य या लक्ष्य था यहाँ पर लिखते हैं। तो दोनों में पॉइंट बना के लिखेंगे, दोनों तरफ लिख लीजिएगा। जनक कौन है, समय कौन सा है, पूछ सकता है। तो पहले वाले में देखिएगा, उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। पहले वाले में क्या किया गया, उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया था, क्योंकि भारत उस समय क्या था, खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था। एक तरफ क्या है, 2 बार युद्ध हो गया है उस पंचवर्षीय योजना में, और एक तरफ अकाल पड़ा हुआ है। तो हमको कैसे भी करके खाना चाहिए, कैसे भी करके क्या चाहिए, अनाज चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, उत्पादन के साथ साथ सुरक्षा व भंडारण चाहिए। सुरक्षा व क्या चाहिए, भंडारण। क्योंकि भारत में जितना अनाज होता है उसका 20 से 30% तो हम खराब कर डालते हैं। जैसे अभी भी धान खरीदी होगा, तो हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है कि उनको क्या कर पाए, तुरंत उनको सुरक्षित जगह में रख पाए। धान खरीदी होने के साथ साथ क्या होता है, बारिश होगा, ताल पत्री उतना है नहीं, पूरा धान भीगेगा और वापस से उग जाएगा, पूरा खराब। तो ये है क्या, सुरक्षा और भंडारण। उत्पादन के साथ सुरक्षा और भंडारण पर भी क्या दिया गया, जोर दिया गया। यहां पर क्या किया गया, उच्च उन्नत रासायनिक खादों के प्रयोग पर जोर दिया गया। बस प्रयोग लिखिएगा, प्रयोग किया गया। यहां पर क्या किया गया, किसको बढ़ावा दिया गया, वहां रसायन को दिया गया था, यहाँ पर क्या बोलना चाहिए, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया। लिखिएगा, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया। जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया। फिर लिख सकते हैं, यहां पर सिंचाई में क्या था, केवल सिंचाई में अगर यूज किया जाता था तो मुख्य साधन होता था ट्यूबवेल, ट्यूबवेल या जिसको हम क्या बोलते हैं, कुआं। और यहां पर सिंचाई के लिए क्या किया गया था, स्प्रिंकल और ड्रिप व्यवस्था। वहां पर केवल और केवल उत्पादन पर जोर दिया गया था, यहाँ पर कृषि आय में वृद्धि की बात की गई थी, बेरोजगारी को कम करना था, वो लिखेगा। हो गया यहाँ तक, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा, ये बस याद रखिएगा, इतने में से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और कुछ होगा तो जो नोट्स रहेगा उसमें आपको प्रॉपर मिलेगा। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे मैं अभी तक 2 बार हुआ है, 12 और 17 में, वहां पर जो क्वेश्चन होगा उसको भी इंक्लूड करेंगे। और जो अब तक ओवरऑल बने, क्योंकि ये तो टॉपिक यूनिवर्सल है, क्योंकि आप इकोनॉमी में पढ़ते ही हो, तो पीएससी में जितने क्वेश्चन आए होंगे वहां से उठा लेंगे, और आसपास के जितने भी स्टेट हैं वहां पर अगर आए होंगे तो वहां से भी क्वेश्चन उठाकर देख लेंगे। तो आपका एक ओवरऑल व्यू बन जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बात करते हैं क्या, श्वेत क्रांति की। किसकी बात करें, श्वेत क्रांति की। तो श्वेत क्रांति जो है भारत में ही प्रारंभ हुआ, और भारत में अगर देखा जाए तो आप पढ़ते हो श्वेत क्रांति, इसके लिए क्या बोला जाता है, कौन सा ऑपरेशन बोला जाता है, ऑपरेशन फ्लड। भारत में कौन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हाँ हाँ हाँ, नहीं तीसरा आएगा, देखो
हुआ ये था कि भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी, 12वां बंद कर दिया गया बीच में। तो हुआ ये था कि 51 में हमने बोला कि भाई एक तो विकास कार्यक्रम हमको चलाने पड़ेंगे, और पंचवर्षीय योजना का प्लान कौन से देश से लिया फिर हमने? रशिया से। स्प्रिंकल का मतलब है वो आपने ग्राउंड में देखा होगा, एक फव्वारा जैसा लगा होगा, एक समय पर आएगा, निकलेगा बाहर और गोल गोल घूमेगा, पानी फेंकेगा, वो है स्प्रिंकल गार्डन में। ठीक है, गार्डन में होता है। आप क्रिकेट अगर देखते होंगे मैच में या फुटबॉल देखते होंगे तो वहां पर होता है ना, स्टेडियम में। 56 से लेकर 61 तक, 61 से लेकर 66 तक हुआ। अब हुआ ये कि हम इस समय एक तो दो दो युद्ध झेला, अकाल झेला, और इसके बाद हम ये नहीं सोच पा रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए। भारत सरकार ये नहीं सोच पा रही थी कि अब हमें किस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हुआ ये कि हमने बोला एक काम करते हैं, जब हम सक्षम हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, योजना वापस से लेकर आएंगे और उस क्षेत्र में क्या करेंगे, काम करेंगे। पैसे तो थे नहीं, क्योंकि दो दो युद्ध हो चुके हैं, पैसे खत्म। एक तो तरफ हमारे पास अनाज नहीं है तो हमको अनाज खरीदना पड़ा अमेरिका से, और जब अमेरिका से अनाज खरीदे तो पता चला बहुत खराब क्वालिटी का है। तो हमने सोचा क्यों ना भाई योजना अभी नहीं बनाते, अभी क्या करते हैं, अवकाश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, योजना बनाने से अच्छा है हम क्या लेते हैं, अवकाश। ठीक है, तो इसको क्या, ये जो चला 66 से लेकर 69 तक का दौर था, 3 साल तक चला हमारा क्या, योजना अवकाश। हमने कोई भी प्रकार की योजना का निर्माण नहीं किया। चौथा जो योजना आया हमारा, कब आया, 69 से लेकर 74 तक आया। ये चौथा है, ये चौथा है। तो भाई हमारा आंसर या तो योजना अवकाश होगा या तो थर्ड होगा। फिर चौथा के बाद पांचवा आया कब, 79 तक जाना था, पढ़ते हो ना, 79 तक जाना था, लेकिन उस समय हुआ धांधली, इमरजेंसी लगा 75 में, 1 साल तक सभी नेताओं को जेल में डाला गया। फिर सरकार चेंज हुई, जनसत्ता पार्टी आई, मोरारजी देसाई ने कहा कि भाई तुमने योजना बनाया है ना, इसको अपन यहीं पर बंद करते हैं, हम अनवरत योजना आएंगे, जब हमको लगेगा उस समय हम उसमें क्या कर देंगे, बदलाव करेंगे। जब हमको लगा हम तुरंत अगले साल क्या करेंगे, बदलाव। तो यहां पर एक तो पहले ये क्या हुआ, 78 में ही बंद हो गया, और 2 साल का फिर से वापस क्या हो जाता है, गेप हो जाता है। मतलब 78 से लेकर 80 तक फिर से ये, फिर जैसे तैसे करके इंदिरा गांधी वापस आएंगी। तो यहां पर क्या हुआ, चौथा, ये हुआ पांचवा। अब क्या होगा, छठवा पंचवर्षीय योजना, ये आया कब, 80 से 85। फिर यहां पर क्या होता है, 85 में ही, 83 में ही आप देखते हो एक घटना होती है, होता है ना, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु। फिर इस दौरान जो होता है फिर से बदलाव होगा, राजीव गांधी जी बनेंगे, तो राजीव गांधी जी क्या करते हैं, फिर से 5 साल चलाएंगे, इस दौरान भी घटना होगी। और फिर से, क्योंकि इस दौरान क्या हो गया, राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, फिर से बदलाव होगा और बोला जाएगा कि भाई रुको, फिर से हम क्या लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। फिर 2 साल कोई भी प्रकार की योजना नहीं है। और इसी समय क्या देखते हैं आप, कि हमारे भारत में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ चुके हैं, 4-5 दिन का पैसा बचा है, कोई भी पैसा नहीं हमारे पास देश में खर्चा चलाने के लिए। और इस खर्चा चलाने के दौरान ही क्या होता है, दो व्यक्ति मिलेंगे आपको, एक तो कौन, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री, और एक कौन, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री। बोलते हैं कि भाई रुक जाओ, बात करते हैं आईएमएफ से। तो आईएमएफ बोलता है भैया आपको एलपीजी अपनाना पड़ेगा, है ना, लिबरलाइजेशन मतलब आपको उदारीकरण लाना पड़ेगा, दूसरा प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट चीजों को भी दो मौका, और फिर ग्लोबलाइजेशन, जो आपने बंद अर्थव्यवस्था बनाए रखी है उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। इसी कारण चाइना हमसे आगे हो गया, चाइना ने बोला आओ भाई हमारे देश में खोलो कंपनी। उसने ओपन इकोनॉमी बनाई थी, जितनी कंपनी आई वहां बनी, और जब सारे वर्कर सीख गए तो बोले जाओ अपने देश, क्योंकि वो क्या हो गए, स्किल सीख गए। और उसके बाद उन्होंने ट्राई करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग के जो ट्राई वाले होते थे वो खराब निकलते थे, चाइना प्रोडक्ट बोलते थे, चला तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा क्वालिटी वाला चीज बनाया कि हर एक के जेब में आजकल वहीं का प्रोडक्ट मिलेगा, चाइना प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर, सातवां आठवां, कहाँ से कहाँ चले गए यार हम टॉपिक से, ठीक है, 7th 8th 9th हो गया, 2002 तक चला। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2010, मतलब 10वां कौन सा है आपका, 2000 से 7 तक, 7 से कब तक चला, 12, 2007 से 12, 12 के बाद चलना था कब तक, 17 तक। 2012 से कब तक चलना था, 12वां, 17 तक चलना था, 2017 तक चलना था।
तो इस दौरान क्या हो गया, योजना जो था वो बंद हो गया। कब? 2015 में। जनवरी 2015 में क्या कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग। और इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम लॉन्ग विजन 5 साल को नहीं देखेंगे, हम टुकड़े टुकड़े में बांट लेंगे। हम क्या करेंगे, उसको टुकड़े में बांट लेंगे, 3 साल का, 5 साल का, 15 साल का लक्ष्य। जैसे 2015 में क्या उन्होंने डिसाइड किया था, भारत की शिक्षा में व्यापक बदलाव करना पड़ेगा अगले 15 साल में। और उन्होंने क्या किया, जो सोचा था 5 साल में करके दिखाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। अब उसमें ये बोला गया है कि जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है 2030 तक पूरा का पूरा बदल देंगे। जब पढ़ोगे आप लोग एनईपी या वो नई शिक्षा नीति, तो आपको पता चलेगा बहुत सारा बदलाव होगा। तो इन्होंने बोला था, इसी को बोलते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इन्होंने इस दौरान जब नीति आयोग ने क्या किया था, अपना गोल सेट किया था, उसी को बोलते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हम पूरे तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, कब तक? 2030 तक। तो बहुत सारी चीजें हमने देख ली है। उसी समय बोला था कि हमको इकोनॉमिकल ग्रोथ लेकर आना है। 11वीं अर्थव्यवस्था थी, कितने में आ गई है? 5वीं की चौथी? 5वीं अर्थव्यवस्था में। और उसके अलावा और भी वो परचेसिंग पावर पैरिटी में कितना आ गया है? तीसरे में है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? वो योजना अवकाश जो है वो ब्रेक ले लिया गया था कि हम कोई भी योजना के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब हमें केवल देश को बचाना है, देश को बचाने के लिए। फिर यहाँ भी क्राइसिस आया था। यहाँ पर एक तो इमरजेंसी, सरकार बदला को तो हम चलाएंगे अनवरत योजना। यहाँ पर भी क्या है, योजना अवकाश आया। कांग्रेस की सरकार योजना अवकाश लेके आएगी और दूसरी सरकार क्या लेके आती है, आपका अनवरत योजना लेके आएगी। फिर मोदी जी आते हैं तो नीति आयोग बना देते हैं, योजना वाला बंद हो जाता है, योजना आयोग बंद। समझ में आया? तो हम थे कहां पर? वर्गीस कुरियन पर। ठीक है, वापस आते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक, दो चार चीजें हैं। भारत में अगर बात की जाए तो दूध क्रांति या श्वेत क्रांति लाने का एकमात्र उद्देश्य था भारत में कुपोषण की दर। भारत में जो कुपोषण की दर थी वो बहुत ज्यादा थी, और खासकर किन, जो छोटे शिशु होते हैं उसमें, 1 साल तक के बच्चों में। अब 1 साल तक के बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है वो क्या है? दूध। भारत में खाने के पैसे नहीं थे तो माता को पोषण कहाँ से मिलेगा? अगर माता को पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चे को दूध नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम क्या करें, दूध अलग से प्रोवाइड कराएं। और कैसे? जो दूध दे सकते हैं पशु, उनका पालन किया जाए। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में जो काम किया जाता है वो आनंद क्षेत्र में काम किया जाता है, गुजरात का आनंद क्षेत्र। वहां पर उन्होंने क्या किया, किसानों ने एक संगठन बनाया, और संगठन बनाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, ऐसा ग्रुप बनाया जो जिसका क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, कि एक जगह से दूध लेकर आएंगे, सभी किनारों से दूध लेके आएंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे और समय रहते उसको क्या करेंगे, गांव गांव में पहुंचाएंगे। तो ये पहला उन्होंने सिस्टम सेट किया, सहकारी संघ बनाया, और इससे जो भी लाभ होगा वो सब में बटेगा। आनंद यूनियन मिल्क लिमिटेड बोलते हैं ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, 1965 के आसपास में इसकी स्थापना हुई थी, और आगे चलकर ध्यान नहीं आ रहा कब हुई थी, बताता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने स्थापना, और इसके बाद उन्होंने कहाँ कहाँ 3-4 जगह और अपनी स्थापना की थी, जैसे मेहसाणा और उसके बाद पालनपुर। ये दोनों के दोनों कहाँ है? गुजरात में है। तो मतलब आपका आनंद, मेहसाणा और आपका पालनपुर, ये तीनों कहाँ है? गुजरात में। लेकिन सबसे मेन नाम जो आता है वो किसका आता है? आनंद का आता है। तो धीरे धीरे क्षेत्रों के साथ, मतलब जैसे जैसे ये ग्रो करने लगा तो लोग इनसे और क्या हुए, जुड़ने लगे। अब वो क्या करने लगे, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे, क्योंकि जो किसान हो सकते हैं वो सबसे अच्छे पशुपालक भी हो सकते हैं। पशुपालक भी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही किसानों के, मतलब जानवरों के लिए क्या है, चारा उपलब्ध है। तो चारा उपलब्ध है तो उनके साथ साथ वो क्या बन गया, उनका साइड बिजनेस बन गया। तो जो श्वेत क्रांति भारत में चली, इसके क्या हुए, 3 चरण हुए। कितने चरण हुए? 3 चरण। वो 3 चरण में क्या क्या बदलाव हुआ वो देखना है। और वर्तमान भारत में कितना दूध की उपलब्धता है, अगर मैं बात करूं अभी 2022-23 का जो डेटा है, तो हमारे भारत में 459 ग्राम प्रतिदिन एक व्यक्ति जो है दूध पी सकता है, इतनी क्षमता है। और पूरा विश्व जितना भी दूध उत्पादन करता है उसका 65 ग्राम ज्यादा हम करते हैं प्रतिदिन। मतलब भारत 145 करोड़ की जनसंख्या, और पूरे देश को अलग कर दो, हमारे देश में जितना भी दूध होता है हम 459 ग्राम प्रतिदिन पी सकते हैं। इतना दूध उत्पादन होता है पूरा 365 दिन, हर दिन इतना दूध पी सकते हैं। और वो पूरे विश्व में जितना भी दूध उत्पादन होता है उससे 65 ग्राम ज्यादा है। समझ में है? तो इतना दूध हम पहुंच चुके हैं, यहां तक हमारी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। तो लिखिएगा, कौन सा टॉपिक लिखना है अपने को?
श्वेत क्रांति समय है, थोड़ा सा है, लिख लेते हैं बेसिक बेसिक। कल कोशिश करेंगे इस टॉपिक पे हम एमसीक्यू सॉल्व करें दोनों में, श्वेत क्रांति पर भी, क्योंकि श्वेत क्रांति अपना कल खत्म हो जाएगा, जो भी डेटा है बताने वाला, और जो हरित क्रांति है उस पे, तो ये टॉपिक को खत्म करके इसमें चालू कर देंगे। तो देखिएगा 3 चरण इसमें हुए थे, 3 चरण में कौन-कौन सा चरण था श्वेत क्रांति भारत में? जनक का नाम आप बाजू में लिखिएगा। तो जो 3 फेज थे, एक था आपका 70 से 80, 80 से 85, कहीं-कहीं 81 मिलेगा, बस आप याद रखना 10 साल के लिए था। ये भी 10 साल के लिए। पहले जो चालू हुआ था, वो चालू हुआ था 10 राज्यों में। 10 राज्यों का नाम नहीं पूछेगा और ना ही दिया है, बस लिखा हुआ मिलता है। स्टार्टिंग में 10 राज्य, उत्तर भारत के 10 राज्यों में। किसके लिए लेकिन? किसके लिए? तो उस समय जो 4 बड़े महानगर कहलाते थे, कौन-कौन से? किसके लिए हुआ था? वो 4 महानगरों के लिए। किसके लिए हुआ था? 4 महानगर मतलब दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और नीचे चेन्नई, है ना? चेन्नई, मद्रास तो राज्य हो जाएगा। तो इन चारों के लिए क्या किया गया था? स्थापना हुई थी। और उस समय जो स्थापना हुई थी तो आपने सुना होगा क्या? मदर डेयरी। सुनते हैं ना? मदर डेयरी की स्थापना हुई थी। तो ये आप सुनते हैं, मदर डेयरी की स्थापना किस दौरान? पहले चरण में। दूसरे चरण में क्या हुआ था कि इसका जो विस्तार है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हुआ। मतलब इसका 10 राज्य जो थे, इसके अलावा मध्य प्रदेश, 10 राज्य के साथ क्या हुआ? मध्य प्रदेश को भी जोड़ा गया, कर्नाटक को जोड़ा गया, राजस्थान को भी जोड़ा गया। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आज भी दूध उत्पादन में ज्यादा है। दूध वहां छत्तीसगढ़ के मुकाबले क्या मिलेगा? सस्ता और प्योर मिलेगा। हो गया यहाँ तक? फिर यहीं पर क्या किया गया? हैदराबाद में अनुसंधान केंद्र खोले गए। अनुसंधान केंद्र, और इन्होंने क्या किया? टीका बनाया, वैक्सीन बनाया, और उस वैक्सीन का नाम क्या रखा? रक्षा। एक क्या बनाया? वैक्सीन। और एक किसके लिए होगा? पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए। नहीं तो पहले क्या होता था? दाग दिया जाता था पशुओं को। क्या दिया जाता था? दाग। मतलब क्या होता था? गरम, वो जो आग का एक क्या लोहे से क्या किया जाता? आका जाता था, उससे भी कई बीमारी खत्म हो जाती थी। वैसे ही आप देखते हो क्या, छत्तीसगढ़ में एक जनजाति है, ग्रामीण क्षेत्र, कहाँ रहती है? गरियाबंद क्षेत्र में। एक और है, ठीक है, जो जो क्या कर तपते लोहे से सेकते हैं, कुछ हुआ रहता है तो। अभी नाम लिए था आपने, भूंज देते हैं ऐसा, तो भुंजिया, ऐसे याद रखो ना। तो वो लोग इंसानों के लिए ऐसा भूंज दिया तो भाई, बोलते हैं ना, भूंजा थे तो भूंजा थे मतलब क्या है? आंक देते हैं, है ना? तो याद रखिएगा, तो इनका क्या था? हैदराबाद में अनुसंधान केंद्र खोला था, क्षेत्र लिख दिया मैं। अनुसंधान क्या खुला था? केंद्र खुला था। और इस केंद्र में क्या किया गया? एक टीके का निर्माण किया गया था, और इस टीके का नाम क्या था आपका? रक्षा। ताकि ये क्या करे? बीमारियों से बचाए। लिख लो नीचे, जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए। लिखिएगा अगला पॉइंट, डेयरी सहकारी समितियों का निर्माण। निर्माण लगभग 35,000 है ना, लगभग 35,000 क्या है? डेयरी संघ का निर्माण हो चुका था। छोटे मोटे सब मिलाकर पूरे भारत में 35,000 डेयरी संघ की स्थापना हो चुकी थी। हो गया? फिर उसके बाद अगले वाले में देखिएगा, अगले वाले में देखते हैं, तो आप पाएंगे क्या कि इस समय तक लगभग जो है डेयरी सहकारी समिति समिति इस दौर तक लगभग जो है 73,000 हो चुका था। मतलब कितने सारे डेयरी स्थापित हुए हैं, ये डेयरी की बात कर रहा हूं ना मैं। और एक डेयरी में लगभग लगभग 100 से 150 जो होते हैं
पशुपालक जुड़े रहते हैं और अब उसको प्रोवाइड कराने के लिए कितने लोग होंगे? मतलब वो जो होगा एक किसान के पास कोई जाएगा या पशुपालक के पास जाएगा, वहाँ से वो दूध लेके आएगा। मतलब ऐसा सोचिएगा कि मान लेते हैं कि ये 100 लोगों के पास से दूध लाने का काम कौन करेगा? कोई एक ही व्यक्ति कर सकता है क्या? सुबह-सुबह सबसे लाना है, कम से कम 4-5 लोग तो लगेंगे, ताकि एक टाइम पीरियड में सबको लेकर आया जा सके। फिर उसके बाद क्या होगा? उसको टाइम पे पहुँचाना है, पाश्चुरीकृत करना है, फिर उसको पैकेजिंग करना है, दूसरे तक पहुँचाना है। तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं केवल यहाँ पर समिति का नाम लिखा हूँ, केवल क्या है समिति है। अब इसमें मान लो 100, 150, 300 लोगों का आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। उतने लोगों को क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। उतने लोगों को क्या मिला है? रोजगार। तो माना जाता है कि लगभग 36 लाख लोगों को क्या मिला है? इससे रोजगार मिला था। इस दौरान 36 लाख लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या थे? जुड़े हुए थे डेयरी कामों से। और आज अगर देखा जाए तो करोड़ से पार होगा। आज हम कितना प्रोडक्ट खाते हैं डेयरी प्रोडक्ट? बहुत प्रकार के हैं। घी, मक्खन और भी उससे जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं। और क्या बोल रहे हो? चीज़ हाँ, पनीर। तो जितने हैं, फिर उसके बाद खोआ, मिठाइयाँ जो बन रही है, वो सब के सब किससे बन रहा है? दूध से। पहले तो ये बनता नहीं था ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता डेयरी प्रोडक्ट। अब तो रह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट। तो अब ये है कि इसका क्षेत्र क्या हो गया? और बढ़ गया है। तो भारत ही सबसे बड़ा उत्पादक भी है दूध का और कंज्यूमर भी है, क्योंकि हम बहुत प्रकार की मिठाइयाँ खा जाते हैं। होता है ना? अभी आ रहे हैं, इतना त्योहार, जगह-जगह आपको मिठाई के स्टॉल मिल जाएँगे। लिखिएगा आगे, जो लाभ हुआ है वो बता रहा हूँ ना। अगर देखा जाए तो भारत में, ध्यान से सुनिएगा, भारत में आज़ादी के समय जब पहला पंचवर्षीय योजना आया था तो केवल 17 मिलियन टन उत्पादन होता था। 17 मिलियन टन, बस एक याद रखो, 17 अमाउंट में क्या है? 17 मिलियन टन होता था। फिर उसके बाद 2014-15 में 145 मिलियन टन पहुंचे थे, 145। और अब अगर 22-23 का जो डेटा है तो 230 मिलियन पूरे देश में, पूरे विश्व में पहले नंबर पे पहुंच चुके हैं। और इस आधार पर अगर देखा जाए कैलकुलेट करके, तो मैंने क्या बताया? प्रतिदिन कैपेसिटी एक व्यक्ति कितना दूध पी सकता है? 459 ग्राम प्रतिदिन अगर पिएगा साल भर, तो भी वो पुर सकता है। मतलब इतना उत्पादन होता है कि हम लोग सबके सब एक दिन अगर पिए तो हमको लगभग आधा लीटर तो दूध मिल ही सकता है। इतना उत्पादन होता है। समझ में आया? इसके डेटा को मैं कल लिखवा दूंगा और कल इसके साथ क्या करेंगे? इसका एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही क्या करेंगे? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है। कल इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव अब तक आया है आसपास के एग्जामों में, वो पूरा उठा के लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे। कोई नया डेटा दिखेगा तो वहीं पर उसको नोट करेंगे।